नमस्कार दोस्तों। चाइना ने पहली बार एडमिट किया है कि भारत राइज कर रहा है और चाइना डूब रहा है। आपने कभी भी चाइनीज लीडरशिप से यह बात नहीं सुनी होगी। मुझे इतना गर्व होता है चाइना में रहकर ये बातें जब मैं सुनता हूं। आज चाइना ने एक एलसिड जो ये इन्वेस्टमेंट वाला जो शेयर था, जो 3 रुपए से 2,70,000 पे पहुंच गया 2-3 दिनों में, उन्होंने बोल दिया है। इसका मतलब है कि भारत के फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, भारत स्ट्रांगली राइज कर रहा है, उसकी स्टॉक मार्केट भी थ्राइविंग है। अभी तो ये तब हाल है जब हमारी स्टॉक मार्केट ऑलरेडी 10% नीचे गिर चुकी है, उसके बाद भी चाइना ने एडमिट कर लिया। अब हो क्यों रहा है? उसका रीजन है कि चाइना इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा है और इसमें भारत के लिए भगड़े डालने वाला तो काम है ही है, लेकिन वार्निंग भी है। मैं वो भी बताऊंगा कि चाइना के जो मॉडल है आज की डेट में, उससे भारत का भी जो मॉडल है कहीं ना कहीं बीच में कुछ कमियां हैं जिसे हमें प्लग करना पड़ेगा। मैं कई बार ये वीडियोस बनाता हूं और टाइम से पहले बनाता हूं। क्यों? मैं चाइना के अंदर बहुत देर से रह रहा हूं। मैं यहाँ पे जो अच्छी चीजें हैं वो भी दिखाता हूं, जो चीजें अच्छी नहीं है वो भी बताता हूं, और इंडियन गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन भी करता हूं। क्यों? ताकि भारत वो गलतियां ना करे जो चाइना ने पिछले 15-20 सालों में गलतियां करी। बहुत गलतियां हैं जो चाइना ने करी हैं और कहीं ना कहीं हम भी करते जा रहे हैं। इसलिए सिट टाइट। अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, आपको भी ये वीडियो पसंद आएगा। रीजन क्योंकि आपकी लाइफ को भी ये टच करती हैं चीजें। दोस्तों, जब भी कोई कंट्री कोई फॉल्ट करती है, जैसे चाइना आज डिफॉल्ट कर रहा है, उसकी जो इकोनॉमिक लीडरशिप है वो फॉल्टी है। वहाँ यहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। और जो चाइना के शी जिनपिंग है, ही इज नोन कि वो आयरन ग्रिप के साथ वो पूरे कंट्री को चलाते हैं। एक लोग बोलते भी हैं कि ये डिक्टेटर की तरह ये काम करते हैं। और वो अब एक अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज को वो फेस कर रहे हैं पहली बार। एक स्लगिश इकोनॉमी जो कि एक स्टिमुलस पैकेज दिया जाता है तो भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। यानी कि एक आदमी जो आईसीयू के अंदर हो, उसे बार बार ऑक्सीजन दिया जा रहा है, ब्लड दिया जा रहा है, ग्लूकोज दिया जा रहा है और दवाइयां दी जा रही हैं, उसके बाद भी वो रिवाइव नहीं कर पा रहा। वही सिचुएशन यहां पर हो गई। अब मार्केट ने बोला कि हमें 1-2 ट्रिलियन का तो स्टिमुलस पैकेज इमीडिएटली चाहिए। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया 10 ट्रिलियन देंगे। दो क्या, हम तो 10 देंगे। और ये अगले 2-3 साल में लगातार 2-2, 3-3 महीने के बाद 1 ट्रिलियन, आधा ट्रिलियन मार्केट में फेंकने वाले हैं अपने आप को बचाने के लिए। ये सर्वाइवल का चीज है, ग्रोथ का चीज नहीं है। और जो बैंक है यहाँ पे, जो बैंक ऑफ चाइना है, उन्होंने मॉनेटरी का भी ईजिंग कर दिया है सितंबर से लेकर। और जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो अभी भी ऊपर नहीं उठा है। यहां पे स्टॉक मार्केट 25% ऊपर गई तो 15% नीचे भी आ गई। यानी कि ये ऐसा सीसॉ चल रहा है स्टॉक मार्केट का, किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। नेशनल डे हॉलीडेज हुए यहां पर अक्टूबर के फर्स्ट वीक पे, और सबको लगता था कि अब चाइना में एक स्टिमुलस पैकेज और दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस कर दिया कि भाई हम 5% का जो हमारा ग्रोथ टारगेट है उसको पूरा करने के लिए कोई भी स्टिमुलस पैकेज देना पड़ेगा, हम देंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट कुछ भी स्टेटमेंट देती है, मार्केट काम डाउन हो ही नहीं रही। जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें ऐसा से समझ आ गया कि शी जिनपिंग बोल बहुत कुछ रहे हैं। जो इनका प्रधानमंत्री है ली शियांग, वो बहुत कुछ बोल रहा है, लेकिन जब तक बोल्ड फिस्कल इंटरवेंशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं की जाएगी, कंट्री नहीं बच सकती। गवर्नमेंट अनाउंस करती है हम देंगे, लेकिन दिया कुछ भी नहीं है। वही हाल जैसे मोदी जी बोलते हैं हम जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम पाकिस्तान की एंट्री निकाल देंगे। लेकिन हमने अभी 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक किया है, बार बार इजराइल की तरह हर रोज घर में घुस के मारने वाला काम अभी भी हम नहीं कर रहे। यानी कि जो हेजिटेंसी चाइना के अंदर है वो ये है कि जो प्रॉब्लम्स है वो डीप रूटेड है, इसको अब ठीक कैसे किया जाए। और शी जिनपिंग की जो पोजीशन है बड़ी ही प्रिकेरियस हो गई है। आपको याद होगा कि माओ जोदिंग जो थे, माओ के टाइम के ऊपर इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था जिसको ग्रेट लीप फॉरवर्ड बोलते हैं, कि यहाँ मार मार के इनको सबको चाइनीज को सीधा किया गया। ये तभी बंदे थे पुत्र बने हुए हैं, वरना ये भी हमारे जिहादियों की तरह ही थे कि इन्हें अलग कंट्री चाहिए, टुकड़े कर दो, हमें ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, हम काम नहीं करेंगे, पैसे चाहिए। यही काम यहाँ पर भी होता था। लेकिन माओ ने 60-70s में बहुत कुछ किया, एक रेवोल्यूशन लेकर आए यहाँ पर। और अब जो करंट सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो भी भारत के साथ कुछ मिलती जुलती हैं। मैं वो भी समझाऊंगा आपको। अब आते हैं शी जिनपिंग के ऊपर। शी जिनपिंग की जो ये ना एक
एक रोजी पिक्चर इन्होंने चाइना की इकोनॉमी की बना के दिखाई। जब से शी जिनपिंग 2014 में प्रेसिडेंट बने हैं तब से इन्होंने बोला और सब चंगा पला है, यहाँ पे तो हमारे कोई दिक्कत ही है नहीं। यानी कि इन्होंने प्रोपेगेंडा को एनकरेज किया और इन्होंने लोगों को बोला आप चिंता मत कीजिए, शी जिनपिंग अभी जिंदा है, कॉन्फिडेंस रखिए मेरे ऊपर भी और मेरी इकोनॉमी के ऊपर भी। जबकि स्ट्रक्चरल इश्यूज जो चाइना की इकोनॉमी है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डीप रोटेड थे। अब जो पहली बार जिनकी जो सितंबर अक्टूबर में पॉलिट ब्यूरो की जो मीटिंग हुई, जब सारे मंत्री इनके पूरे कंट्री के वो सारे आकर बैठे, शी जिनपिंग ने पहली बार एडमिट किया कि वी आर फेसिंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। ये बहुत रेयर स्टेटमेंट है एक चाइनीज प्रेसिडेंट के लिए एक्नॉलेज करना कि उनकी रजीम में गलतियां हुई हैं और कंट्री में प्रॉब्लम्स है। और इससे जो पूरी मार्केट थी उसका कॉन्फिडेंस भी शेक हो गया। ये जब एक प्रेसिडेंट चाइना का, एक कम्युनिस्ट कंट्री का जब एडमिट करता है, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा डीप रोटेड है। अब जो ये एडमिशन है इसके अंदर थोड़ा सा एक जिसको बोलते हैं शिफ्ट है। शिफ्ट कैसे है? अभी 2-3 महीने पहले मिड जुलाई में आपको याद होगा इनकी एक थर्ड प्लानिंग मीटिंग हुई थी। उसके अंदर इन्होंने बोला कोई अर्जेंसी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ कंट्रोल में है, आप चिंता मत कीजिए। और 2 महीने के बाद ये बोलते हैं प्रॉब्लम है, बहुत डीप रोटेड प्रॉब्लम है, हमें कुछ करना चाहिए। यानी कि सारे प्रोपेगेंडा 10 साल के वो धाराशायी हो गए हैं एक ही बार में। और शी जिनपिंग उनका एडमिट करना कि डीपर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, इसके साथ एक पॉलिटिकल रिस्क भी है। वो क्यों? आपको याद होगा जब माओ के टाइम पर भी जब ये सारी पॉलिसीज गलत हुई थी, उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, उन्हें रिजाइन करना पड़ा था। और जो शी जिनपिंग है पिछले 10 साल में कोई मेजर इकोनॉमिक विक्ट्री दिखाने के लिए इनके पास है ही नहीं। इसलिए जो सिचुएशन है थोड़ी सी डाइसी है, इसलिए जितने भी ओपोनेंट्स हैं उनको पकड़ के जेल कर दिया, कुछ कर दिया अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन इकोनॉमी को बचाने का कोई भी फॉर्मूला इनके पास नहीं है आज की डेट पे, सिवाय कि हम पैकेज देंगे, हम पॉलिसी बनाएंगे, हम अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करेंगे। क्या आपको इसकी रिफ्लेक्शन भारत में नहीं दिखती? हमारे भी यहाँ पर है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे, हम इकोनॉमी को राइज कराएंगे, हम 2 करोड़ जॉब्स हर साल देंगे। यही बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं एक कंट्री की। भारत भी उसी में से निकल के जा रहा है। अगर आपने मेरी आज की वीडियो देखी होगी या कल की वीडियो होगी, उसमें मैंने बताया था कि रियल एस्टेट मार्केट में कितनी बड़ी धांधली भारत के अंदर हो रही है। वहां पर जो मकान 50 लाख का होना चाहिए 2-2 करोड़ में बिक रहा है। यानी कि 3-3, 4-4 गुना प्राइसेस हमारे रियल एस्टेट वाले लोग हमसे लूट रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी किया नहीं जा रहा। यही काम चाइना के अंदर भी हुआ, जिसके कारण आज चाइना में हाउसिंग क्राइसिस, जिसको रियल एस्टेट मार्केट की क्राइसिस बोलते हैं, आप सबको मालूम है, वो आई हुई है। और शी जिनपिंग की जो गिच्ची है वो बिल्कुल तलवार के नीचे लटकी हुई है। गिच्ची का मतलब गर्दन होता है, पंजाबी में गिच्ची बोलते हैं इसको। अब आते हैं कि दोस्तों जो हाउसिंग है, जब हाउसिंग के ऊपर शी जिनपिंग आए 2014 में, उन्होंने बोला कि हाउसिंग स्पेकुलेशन के लिए नहीं होती है, रहने के लिए होती है। यानी कि उन्होंने बोल दिया था कि ये प्रॉपर्टी प्राइसेस को मैं इंक्रीज नहीं होने दूंगा, ताकि जो अफोर्डेबल प्राइसेस हैं वो रहेंगी तो एवरेज चाइनीज सिटीजन भी एक मकान खरीद सकता है। लेकिन हुआ इससे उल्टा। जितना इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी उतनी ही प्राइसेस इंक्रीज हो गई। अगर भारत में 50 लाख का मकान जो होना चाहिए वो अगर 2 करोड़ का है तो चाइना में 5 करोड़ का हो गया। आज गिरकर वो 3 करोड़ 2.5 करोड़ पे पहुंच गया है। लेकिन 5 करोड़ पे जिन्होंने मकान खरीदा होगा उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। यानी कि जितना भी रियल एस्टेट को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करी उससे हुआ उल्टा। और उससे हुआ क्या कि जो अभी प्राइसेस गिरनी शुरू हो गई हैं इसकी प्रॉपर्टी की, उससे गवर्नमेंट को भी नुकसान है, टैक्स कम आ रहा है, डेवलपर्स को नुकसान है, क्यों? उनके ऊपर डेट है लेकिन वो वापस नहीं कर पा रहे, और जो लोग हैं उनके पास पैसा ही नहीं बचा मकान को खरीदने के लिए। और जिन्होंने खरीद लिया 5 करोड़ का मकान, वो ये देखकर कि मेरे मकान की वैल्यू 2.5 करोड़ रह गई है लेकिन मुझे किस्त जमा करानी पड़ रही है 5 करोड़ के हिसाब से, उनका इंटरेस्ट ही नहीं रहा किस्त जमा करवाने का। यानी कि किस्तों के पैसे बैंकों में नहीं जा रहे तो बैंक भी फेल होने की कगार के ऊपर आ गए हैं। यानी कि चाइना जो है वो एक ट्रैप्ड है एक कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स के अंदर। एक तरफ तो वो बोलते हैं कि हमने रियल एस्टेट मार्केट को स्टेबलाइज करना है, दूसरी तरफ उनको ये भी मेंटेन करना है कि शी जिनपिंग ने प्रॉमिस किया था हम हाउसिंग जो है अफोर्डेबल प्राइसेस पर देंगे। रिजल्ट क्या है? एक इम्पॉसिबल मैंडेट आ गया गवर्नमेंट के पास
कि दोनों चीज़ों को हम मैनेज कैसे करें। प्राइसेस अगर इंक्रीज नहीं होंगी तो रियल एस्टेट कंपनीज बच नहीं सकती। अगर प्राइसेस गिरती रहेंगी और जो शी जिनपिंग का जो फॉर्मूला है कि अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल, देगा कौन? अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया हम आपको 5 ट्रिलियन युआन देंगे, आप जितने भी हाउसेज जो अनबिके हुए हैं, जो बिक नहीं रहे, उनको आप खरीद लीजिए और इसे आप आहिस्ता आहिस्ता बेचते रहिए, सपोर्ट हम करेंगे। लेकिन क्या ये रिजॉर्ट जो है ये फैब्रिकेशन नहीं है स्टैट्स के साथ? ये सिर्फ दिखाने के लिए, देखिए जितनी भी इन्वेंट्री थी हमने खत्म कर दी। बेसिकली वो इन्वेंट्री रियल एस्टेट कंपनी से निकलकर गवर्नमेंट के खाते में आ जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। एंड दिस इज हाउ दे आर ट्राइंग टू फज विद द नंबर्स, जिसको प्रोपागेंडा हम बोल सकते हैं। दोस्तों, ये सेम सिचुएशन चाइना के अंदर पहले भी आई है एक बार। आपको याद होगा कि जब माओ का टाइम था तब ये बोलते थे फूड प्रोडक्शन के फिगर्स इतने ज़्यादा इंक्रीज करके दिखा दिए कि जो गवर्नमेंट का कोटा है उसको दिखाने के लिए कि हमने जितना प्रोडक्शन करना था उतना हमने कर लिया। लेकिन बाद में क्या हुआ? जो कंट्री है उस पर भुखमरी आई, लॉन्ग लास्टिंग डैमेज आया चाइना की नेशनल इकोनॉमी को। वही चीज़ अभी भी हो रही है कि भाई सेम मिस्टेक जो पहले फूड में थी अभी रियल एस्टेट के अंदर है। और इसी को मैं बोलता हूं इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि शी जिनपिंग गलत है, इनके फाइनेंस मिनिस्टर गलत हैं, इनके पिछले वाले प्रेसिडेंट गलत थे। ये चाइना का अपना इंटरनल मैटर है। मैं इसलिए बोल रहा हूं सारा कुछ क्योंकि इन चीज़ों से भारत को कुछ सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर भी कई बार हम लोग अपनी जो इकोनॉमिक रियलिटीज़ हैं उसको फेस नहीं करते हैं, उसको इग्नोर करते रहते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप भी अपने बिजनेस में यही करते हैं। मैं एक कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हूं। मैं जब भी किसी कंपनी में जाता हूं तो वहां पर मैं देखता हूं पहले बात कि जो मैनेजमेंट है वो कौन कौन सी चीज़ें उनकी पकड़ में है। अगर आपके कंपनी के नंबर्स आपके पकड़ में हैं, आपका बिजनेस कभी डाउन जा ही नहीं सकता। यानी कि आपको अपनी इकोनॉमिक रियलिटी, अगर आप पैसे बना रहे हैं आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं बना रहे तो भी पता होना चाहिए। रोज शाम को आपकी बैलेंस शीट पूरी होनी चाहिए कि आज मैंने क्या बनाया और क्या मैंने गवाया, यानी कि मैंने क्या लूज किया है आज की डेट पे। शी जिनपिंग ने भी यहाँ पर जो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज है उसके कारण हमें बहुत लेसन्स दिए हैं। इंडिया की इकोनॉमी आज राइज कर रही है, हम बड़े खुश हैं, लेकिन हमारे खुद के भी चैलेंजेस हैं। इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, कीमतें बहुत ज़्यादा हाई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हाई है, रीजनल डिस्पैरिटीज स्टेट टू स्टेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। उसके कारण क्या हो रहा है? एक इम्बैलेंस है कंट्री के अंदर। और मोदी जी बड़ी बार बोलते हैं कि हमें बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और भाई ज़रूरत है तो करो ना, रोक कौन रहा है? चाइना का एग्जाम्पल जो है हमें देखना चाहिए कि हाफ हार्टेड मेजर्स अगर आप कभी भी लेंगे तो लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा नहीं हो सकता। अगर मेजर लेना है, कोई पॉलिसी बनानी है, पूरा ऑल आउट आपको वॉर की तरह घुसना पड़ेगा। ये नहीं कि छोटा सा सर्जिकल स्ट्राइक किया, इकोनॉमी के ऊपर भी, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, कभी पाकिस्तान के ऊपर, काम नहीं चलता। ये बैंडेड है। अगर आपको लॉन्ग टर्म काम करना है, आपको उसकी अगर सर्जरी करनी पड़े किसी चीज़ की तो करनी ही पड़ेगी। यानी कि वी हैव टू अवॉइड लॉट ऑफ ट्रैप्स। जैसे कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कई बार बड़ी रोजी पिक्चर दिखाती है अपनी इकोनॉमी की। हमें इन चीज़ों से वी हैव टू रिफ्रेन। अगर ठीक नहीं है तो वी शुड से कि ठीक नहीं है, इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे। ये जो प्रोपेगेंडा वाला काम है ये चाइना में होता था, मैं देखता हूँ कई बार भारत के अंदर भी ये प्रोपेगेंडा होता है। और जब भी मैं आपको मालूम है जो मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, इफ समथिंग इज वर्किंग नाइसली मैं सीधा मुंह पे बोलता हूँ यस दिस इज नाइस। अगर कोई चीज़ नहीं ठीक है तो मैं बोलता भी हूँ कि मोदी जी यहाँ पर ये चीज़ें ठीक नहीं है, इसे ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे इमीडिएटली फ़ोन आने शुरू होते हैं, अब मोदी को गालियाँ मत निकाला करो। भाई जब कोई चीज़ ठीक नहीं है, अगर आपका अटेंशन हम उसकी तरफ लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। मैं साथ में सॉल्यूशन की बात भी करता हूँ कि ये प्रॉब्लम है तो इसके अंदर ये सॉल्यूशन भी है। ये हार्ड ट्रूथ्स हैं, इसे हमें फेस करना चाहिए, ना कि भागना चाहिए। चाइना इन ट्रूथ से भागता रहा, आज उसकी सिचुएशन देख लीजिए क्या हो गई है। अब चाइना के अंदर जैसे रैपिड अर्बनाइजेशन हुई थी, जो पॉपुलेशन है वो गांव से निकलकर सिटीज़ में आ गई, वैसे ही हमारे साथ भी हुआ भारत के अंदर। उससे एक्सपेक्टेशंस इंक्रीज होनी शुरू होती हैं। होम ग्रोअर्स हैं, होम ओनर है जो, वो बोलता है कि भाई मुझे बेटर जॉब चाहिए, मुझे हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए। क्या भारत में हमें हायर लेवल ऑफ जो लिविंग है वो मिल रहा है?
क्या बेटर जॉब्स मिल रही हैं सभी को? आंसर इज, हम प्रोमिसेस हैं हमारे पास कि हम रिफॉर्म करेंगे, हम इंडस्ट्री को लेकर आएंगे, हम इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेंगे, हम जॉब्स को क्रिएट करेंगे, लेकिन नहीं हो रहा क्योंकि जो प्रोमिसेस हैं दे आर फॉलिंग शॉर्ट। उसका रीजन है, हमने जो कॉन्सेंट्रेशन अभी किया है वो हैवी इंडस्ट्रीज जिसमें एम्प्लॉयमेंट कम होती है लेकिन पैसा ज़्यादा लगता है, हमने उसके ऊपर फोकस किया है। जैसे कि सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर इज अ ब्यूटीफुल आइडिया, लेकिन उसमें नंबर ऑफ पीपल जो काम करेंगे वो बहुत कम है। यानी कि हमने इकोनॉमी को ठीक करने के लिए एक इंडस्ट्री तो लगा दी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट को करने के लिए हमने जो हैवी जिसमें लेबर लगती है उसके ऊपर काम नहीं किया। जैसे एक छोटा एग्जांपल है, रियल एस्टेट है, अगर इसे रेगुलेट किया जाए इसमें बहुत ज़्यादा काम हो सकता है, बट पीपल फील चीटेड। मैंने खुद मकान खरीदा है, जो मकान 50 लाख का होना चाहिए मुझे 1.5 करोड़ का मिला। उस बंदे ने, जो रियल एस्टेट वाला है, उसने 10 साल के बाद जो प्राइस आएगी उसने आज ही चार्ज कर ली, और मैंने तो चलो कैश पे उसको बाई किया है। जिन्होंने ईएमआई भरनी है, हाउ मच दे फील चीटेड। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मकान खरीदा एंड आफ्टर बाइंग इट यू कम टू नो कि यार इट इज ओवर प्राइस, इन्होंने मुझे धोखा दे दिया। मुझे लिख के जरूर देना, मुझे कल जो वीडियो था रियल एस्टेट का उसमें कितने लोगों ने अपनी जो सोसाइटी है उसका नाम लिख कर भेजा है कि यहाँ पर हमारे साथ धोखा हुआ है। ये चीज़ें एक्सपोज कीजिए आप भी। ये जब तक आप बोलेंगे नहीं आपको कोई सुनेगा नहीं। दोस्तों, ये गवर्नमेंट ठीक करती है, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अगर वो ठीक नहीं कर रही तो भी हमें बोलना चाहिए। इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। सेमीकंडक्टर का हब भारत बनाता जा रहा है एंड चाइना में भी दिक्कत है उसकी। चाइना ने अपना भी सेमीकंडक्टर लगाना शुरू कर दिया। जो पहले बड़े आके बोलते थे ओ सेमीकंडक्टर गया जी, गया भारत का सेमीकंडक्टर और चाइना का सेमीकंडक्टर की मार्केट डूब गई है। चाइना लीड कर रहा है आज की डेट में सेमीकंडक्टर के अंदर। मोबाइल के अंदर इन्होंने सबको बीट कर दिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबको बीट कर दिया। रोबोटिक्स का यहाँ पर क्या हाल है आप इमेजिन नहीं कर सकते। और भारत के अंदर हम इन चीज़ों में जा रहे हैं, और जो चाइना है वो भी नोटिस कर रहा है कि अगर चाइना को कंपटीशन देगा वो अमेरिका नहीं होगा, वो भारत होगा, क्योंकि भारत टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप में अपनी एक स्पेस बनाता जा रहा है। प्रॉब्लम एक ही है भारत में, जो चाइना ने भी नोटिस किया है कि भारत के अंदर जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन की जो लीडर्स हैं, जो रीजनल इंस्टेबिलिटीज को क्रिएट करती है, उसके कारण यहाँ पर कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। आपको याद होगा टाटा का जो नैनो प्रोजेक्ट था, वो वेस्ट बंगाल में गया था, वहाँ से निकाल कर उन्हें गुजरात में लेकर आना पड़ा। ये तो टाटा था, सस्टेन कर गया। कोई और कंपनी होती तो डूब गई होती। यानी कि हमें जो अपना बिजनेस एनवायरनमेंट है उसे भी ठीक करना पड़ेगा, पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन जो है इन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। चाइना ने इन चीज़ों को कंट्रोल किया, इसलिए कहीं ना कहीं ये अपने आप को मैनेज भी कर लेते हैं, हम नहीं कर पाते। इसके लिए एक ही स्ट्रेटेजी है। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था कि वैदिक अर्थशास्त्र की। जब तक भारत वैदिक अर्थशास्त्र के ऊपर, जिसको हम एंशियंट इंडियन वे ऑफ बिजनेस है, उसे नहीं अपनाएंगे, हम अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। मोदी जी ने ये अप्रोच अपनाई जरूर है, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये हाफ हार्टेड है। हमें फुल ऑल आउट हमें इसके अंदर जाना चाहिए वैदिक अर्थशास्त्र में, जहां पर एक बैलेंस हो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का, मिलिट्री पावर का, डिप्लोमेटिक अलायंसेस का। तीन चीजों के ऊपर पैरेलली हमें काम करना पड़ेगा एट अ फुल स्पीड। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ यानी कि इंक्रीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, मिलिट्री पावर के ऊपर हम काम कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक अलायंसेस के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। यानी कि भारत तीनों चीज़ों में अपने ये ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप में अपनी एक पकड़ बनाता जा रहा है, बट कहीं ना कहीं हमें और तेजी से काम करना पड़ेगा। उसके लिए ऑपोजिशन को कहीं ना कहीं पकड़ के डंडे तो मारने पड़ेंगे, वरना ये जो हमारा अर्थशास्त्र का काम है, वैदिक अर्थशास्त्र का, ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। अब चाइना में क्या होता है, चाइना में एक बंदे ने जो बोल दिया वही मॉडल पूरे कंट्री को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि भारत के अंदर डेमोक्रेसी है। यहाँ पर पॉलिसीज बनती हैं, डिबेट्स होती हैं, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी है और उसके बाद इंप्लीमेंट किया जाता है। इसमें फ्रीडम तो है हमारे पास कि हम कुछ भी करें, लेकिन इसके अपने चैलेंजेस भी हैं। जैसे पहले बताया आपको, चैलेंज ये है कि ऑपोजिशन, इसे कंट्रोल करना पड़ता है, इसे खुश रखना पड़ता है, और वो काम करने नहीं देते, कभी स्ट्राइक करवाते हैं, कभी आग लगवाते हैं, वो सारे काम करते हैं। लेकिन चाइना में एक मजे की बात यह है कि एक आदमी ने पॉलिसी बनाई, उसी दिन वो इंप्लीमेंट हो जाती है, लेकिन उसमें डिबेट नहीं होती। अगर उन्होंने कुछ गलत सोच लिया तो उसका रेपरकेशंस पूरी कंट्री को फेस करने पड़ते हैं या उसे सहन करना पड़ता है। यानी कि आज मैंने आपको
कम्युनिस्ट का वे ऑफ थिंकिंग और वर्किंग बता दिया, इनकी प्रॉब्लम्स बता दी आपको, भारत की प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस भी मैंने बता दिया आपको। अब जो भारत की राइज है वो चाइना का डिक्लाइन ऑटोमेटिकली हो रहा है। जब जब हमने राइज किया चाइना की इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आई हैं। जो ग्लोबल पावर है, बैलेंस है पावर का, वो शिफ्ट हो रहा है दोस्तों। भारत वेल पोजिशन्ड है आज की डेट में टू टेक एडवांटेज। द क्वेश्चन इज, आर वी रेडी टू टेक एडवांटेज? क्या हमारी कंट्री उसको ग्रैब करने के लिए, जो स्पेस चाइना छोड़ता जा रहा है उसे ग्रैब करने के लिए, क्या हम रेडी हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी, फोरसाइटेडनेस अभी और इंक्रीज करनी पड़ेगी। और ये तभी होगा जब प्रिंसिपल्स ऑफ वैदिक अर्थशास्त्र हम इंप्लीमेंट करेंगे, वरना ये कभी भी पूरा नहीं होगा। ये ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी जो दुनिया की है, उसके अंदर जब तक हम अपने जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, रियल एस्टेट, गारमेंट इंडस्ट्रीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने का एक एटमॉस्फेयर बनाना, बिल्डिंग ऑफ सेमीकंडक्टर हब्स जैसे गुजरात में हाईटेक कर रहे हैं, तो जो लेबर इंटेंसिव है उसके ऊपर भी पैरेलली हमें काम करना पड़ेगा। वी हैव टू एक्ट डिसाइसिवली। और लेकिन हमें लॉन्ग टर्म जो हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी है उसको नजर में रखते हुए, यानी कि चाइना स्ट्रगल कर रहा है, वो एडमिट भी कर रहे हैं पहली बार, और भारत के लिए वार्निंग सिग्नल्स भी हैं कि जो गलतियां चाइना ने करी हम ना कर लें। और अगर मोदी जी ने इस कंट्री के जो चैलेंजेस हैं उसे विजडम और करेज के साथ इसे अगर मैनूवर किया, नेविगेट किया, हम एक डोमिनेंट पावर बनेंगे एशिया में पहले और उसके बाद दुनिया में। चाइना रो रहा है, हम धो रहे हैं, वो वाला काम हो जाएगा। यानी कि चाइना ने जो अपने ऊपर जख्म उन्होंने किए हैं वो उसको अभी मरहम लगाने में बिजी है। दुनिया उनको देख रही है और ये टाइम है भारत का टू एक्ट नाउ। अगर हमने अब सही टाइम पर काम कर लिया दोस्तों, हमें कोई हरा नहीं सकता, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट जिस दिन ये चीज़ें एडमिट कर ले, ये कर रही है, इसका मतलब है कि भारत सही रास्ते पे चल रहा है और इसे सही रास्ते से डीरेल करने के लिए बहुत कुछ किया जाएगा। दैट मीन्स वी हैव टू बी विजिलेंट, बट वी हैव टू एक्ट नाउ एंड फास्ट, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।